नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बाल मनोविज्ञान की हमारी इस मैराथन क्लास में, जो कि आपके हॉस्टल वार्डन एग्जाम और आगे किसी भी एग्जाम में अगर ये सिलेबस आता है तो उसमें उपयोगी होगी। देखिए, जैसे बाल मनोविज्ञान का जो आपका सिलेबस लिखा है उसमें शुरू में आपका दिया है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के बाद दिया है कि शिक्षा मनोविज्ञान, फिर है बुद्धि की अवधारणा, व्यक्तित्व की अवधारणा, उसके बाद सृजनात्मकता है, समावेशी शिक्षा है, निर्देशन एवं परामर्श है। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। इनके बारे में जो ऑब्जेक्टिव सवाल आ सकते हैं, फैक्चुअल सवाल आ सकते हैं, उनको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखिए, मनोविज्ञान होता क्या है। तो मनोविज्ञान है आपके मन का या आत्मा का विज्ञान। ये इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम साइकोलॉजी। साइकोलॉजी शब्द जो है ग्रीक भाषा से आया है। ये एक सवाल आ सकता है कि साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है, तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है। एक मैं आपको सिंपल हैक बताऊं कि अगर आपको भाषा नहीं समझ में आ रहा है ना, कोई भी शब्द आए, भाषा नहीं पता, तो आप ग्रीक मार दीजिएगा। ग्रीक से ही जनरली शब्द आए हैं। ग्रीक भाषा मतलब जो अरस्तु प्लेटो की भाषा थी, और इसके जनक हैं अरस्तु। अरस्तु बहुत चीज़ों के जनक हैं, पॉलिटिकल साइंस के भी जनक हैं, मनोविज्ञान के भी जनक हैं। अगर आधुनिक मनोविज्ञान के जनक की बात करें तो वो है विलियम जेम्स। ठीक, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक है विलियम जेम्स। अगर शिक्षा मनोविज्ञान के जनक की बात करें तो वो है थॉर्नडाइक। एक चीज मैं आपको और बोल दूं कि देखिए, ये पीडीएफ में आपके टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। सीजीपीएससी विथ राजन का जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक मिल जाएगी आपको। तो अगर आपके पास समय कम है ना, तो आप उसी से देख लीजिएगा। मतलब आप पीडीएफ जो है ना पहले पढ़ लीजिएगा, वीडियो बाद में देख लीजिएगा, और साथ साथ देखेंगे तो हो सकता है और ज़्यादा फायदा मिले। तो ये दो नाम याद रखिएगा, एक तो कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक। अभी मैं बहुत समझाने पे भी फोकस नहीं करूंगा क्योंकि आपको फैक्ट चाहिए। अब भारत में पहली मनोविज्ञान की लैब कहाँ बनी? तो वो बनी, सेन गुप्ता ने बनाई कलकत्ता विश्वविद्यालय में, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पहली मनोविज्ञान की लैब बनी। और दुनिया की अगर आप बात करोगे तो पहली मनोविज्ञान लैब बनाई विलियम वुंट ने। इन्होंने बनाई जर्मनी के लिपजिंग शहर में। तो भारत में कलकत्ता यूनिवर्सिटी, दुनिया में जर्मनी के में विलियम वुंट ने लिपजिंग शहर में बनाई। अब मनोविज्ञान के अप्रोच क्या क्या है? तो पहला अप्रोच है जो है संरचनावाद। संरचनावाद यही जो विलियम वुंट थे ना जर्मनी के, उन्होंने ये दिया और बोला कि हम क्या है, मन की संरचना को समझेंगे, मन कैसा है, क्या है, ये संरचनावाद है। बहुत नहीं आपको ध्यान रखना है, बस नाम याद रखो, संरचनावाद विलियम वुंट, उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। दूसरा है प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद दो लोगों ने दिया, एक विलियम जेम्स, एक जॉन डीवी। जॉन डीवी बहुत बड़े चिंतक थे। प्रकार्यवाद क्या बोलता है कि जनरली वो ये देखता है कि फंक्शन क्या है, किसी भी चीज़ का कार्य क्या है। तो वो दिमाग के संरचना को ना देख के दिमाग के कार्यों को देखता है। अगला वाद है जिसको बोलते हैं गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद नाम से भी आ सकता है, इसलिए मैं समग्रवाद बस नहीं लिखा। गेस्टाल्टवाद क्या बोलता है कि दिमाग को आप समग्रता में देखो। मतलब एक तो जो आप प्रत्यक्ष देख रहे, दूसरा जो आप अनुभव कर रहे, दोनों मिला के जब आप समझोगे तो वो है गेस्टाल्टवाद। अगला है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद हर किसी विषय में होता है, और व्यवहारवाद का फोकस ये रहता है कि हम इस विषय को विज्ञान बनाएं, जैसे मनोविज्ञान बनाएं, उसमें अध्ययन करें, डाटा लाएं, लोगों के बीच जाएं, सूचना जुटाएं। तो वो है व्यवहारवाद। मनोविज्ञान को विज्ञान बनाने का प्रयास है, और ये करने वाले हैं जेबी वाटसन। ठीक, फिर एक है मनोविश्लेषणवाद। ये दिया है सिगमंड फ्रायड ने। अब देखिए, ये सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत ना आपके उसमें है, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, तो मैं यहीं बता देता हूँ क्योंकि ये साइकोलॉजी के बहुत क्या बोलेंगे जाने माने व्यक्ति थे, इनका सिद्धांत आ सकता है। तो सिगमंड फ्रायड ना दो टाइप का मॉडल दिए, एक है आकारात्मक मॉडल, मतलब आकार के बारे में, और दूसरा है गत्यात्मक या संरचनात्मक मॉडल। मतलब एक है आकारात्मक मॉडल और दूसरा है संरचनात्मक मॉडल। अब आप जैसे देखे होंगे, आपको पता होगा कि जैसे ये समुद्र है, तो समुद्र के ऊपर आपको ये जो बर्फ दिखती है ना, उसका 90% हिस्सा नीचे पानी में रहता है, ऊपर 10% ही रहता है। इसी एनोलॉजी को वो यूज़ किए और बोले कि हमारा जो मन है ना, मन की जो चेतन अवस्था है वो ये 10% है ऊपर की, ये चेतन है। चेतन तो आप समझ ही गए होंगे, चेतना से युक्त। और बाकी जो अचेतन मन है ना, वो अंदर रहता है, वो है 90%। अचेतन मन मतलब
जैसे किसी का के साथ आपका अनुभव खराब है, आपके अंदर कोई दुख है जो आप दिखा नहीं रहे लेकिन वो आपके अंदर भरा पड़ा है ना, तो वो होता है अचेतन। और दोनों के बीच ये जो मान लो ये जो पानी वाला हिस्सा है ना, चेतन और अचेतन के बीच जो हिस्सा है वो है अर्धचेतन। तो समझे, आकारात्मक मॉडल मतलब आकार क्या क्या है, एक है चेतन जो चेतना से युक्त है, एक है अर्धचेतन और एक है अचेतन। अचेतन मतलब जो अंदर छिपा है, हमारे सबके अंदर कोई दुख होता है ना, आप कोई गाना बजा दोगे रोने वाला तो निकल आता है ना लोगों का। दूसरा है जिसको बोलते हैं गत्यात्मक या संरचनात्मक मॉडल। इसमें वो तीन अवस्था बताए, इदम, अहम, पराहम। आप ना यहीं से रिलेट करो तो ज्यादा अच्छे से समझोगे। ये जो अचेतन है ना, ये अवस्था है इदम। इदम मतलब सुखवादी चीज, सुखवादी चीज मतलब आपकी जो दबी इच्छाएं हैं, जैसे सुख की इच्छा, काम की इच्छा, तो वो होता है इदम, कि दबी है, निकल जाती है कभी भी। दूसरी अवस्था है जिसको बोलते हैं अहम। अहम जो है ये अर्धचेतन के लिए होती है, मतलब ये बुद्धि और तार्किकता रहती है उसमें। और तीसरी है पराहम। पराहम क्या है, ये आपकी सामाजिकता और नैतिकता पे आधारित होती है, मतलब इसमें आप चेतन होते हो, मतलब समझ रहे, चेतन जो है उसकी अवस्था है पराहम, अर्धचेतन की अहम और अचेतन की इदम। तो ये तीन अवस्था बताए और ये तीन वो बताए आकार। अब देखिए बुद्धि के सिद्धांत, ये सीधा सीधा आपको याद करना है, मैं एक साथ इसीलिए लिख दिया हूं। देखिए बुद्धि का ना एक सिद्धांत है जिसको बोलते हैं एक कारक। ये निरंकुशवादी भी इसको बोलते हैं। निरंकुश मतलब कोई इसके ऊपर अंकुश नहीं है। तो ये भी पूछ सकता है कि निरंकुशवादी सिद्धांत किसने दिया, तो एक कारक और निरंकुशवादी सिद्धांत सेम है। देने वाले हैं बिने, टर्मैन और स्टर्न। ठीक, बिने, टर्मैन और स्टर्न, ये तीन लोग इस सिद्धांत को दिए हैं। नाम याद रखना, बिने, टर्मैन और स्टर्न। ठीक, कुछ भी सोच लो कि मैन जो है बिना इंडिकेटर दिए टर्न नहीं करता, गाड़ी मोड़ता नहीं है, तो बिने, मैन, स्टर्न। ठीक, टर्न मैन नहीं करता बिना इंडिकेटर दिए, तो टर्मैन, स्टर्न और बिने। कुछ भी आप सोच सकते हो अपने मन से। दूसरा है द्विकारक। द्विकारक जैसे स्पीयरमैन बताए कि बुद्धि दो टाइप की होती है, एक होती है सामान्य बुद्धि और एक होती है विशिष्ट बुद्धि। सामान्य बुद्धि मतलब नॉर्मल, जैसे सब की होती है। विशिष्ट मतलब किसी का कोई विशिष्ट गुण होता है ना, किसी को लिखना अच्छा लगता है, किसी को ड्राइंग बनाना अच्छा होता है, वो होती है विशिष्ट बुद्धि। तो द्विकारक वाले हैं स्पीयर मैन। ठीक, ये सोच लो कि जैसे स्पाइडर मैन है तो वो दो है ना, आदमी भी है मकड़ी भी है, तो द्विकारक स्पीयर मैन। ठीक, एक कारक बिना टर्न के मैन। ठीक, तो बिने, स्टर्न और टर्मैन। फिर है बहुकारक। बहुकारक मतलब कई तत्व हैं, तो ये दिया है थार्न डाइक ने। बहुकारक में थार्न डाइक। ठीक, कुछ भी सोच लो इसमें, डाइक, डाई से सोच लो कि डाई लगाने के बहुत सारे कारण होते हैं। एक कारण होता है बाल को काला करना, एक कारण होता है जवान दिखना, एक कारण होता है समाज को दिखाना। तो डाई से बहु कारण याद रख लो, या थार्न से याद कर लो, कुछ भी सोच लो। तो ये थार्नडाइक का एक और आ सकता है, एक ये सिद्धांत दिए जिसको बोलते हैं प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। मैं एक ही जगह इसलिए लिख दिया हूं कि आपको याद करने में आसानी हो। दूसरा ना वो बुद्धि के तीन प्रकार बताए, सामाजिक, मूर्त और अमूर्त। ठीक, तीन सामाजिक मतलब जो समाज में यूज करते हैं, मूर्त मतलब जैसे मूर्ति होती है उस टाइप की मूर्त बुद्धि, अमूर्त, अमूर्त बुद्धि जो आप बिल्कुल वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो अमूर्त। नाम याद रखो समझाने का, अभी आप भी नहीं चाहते कि मैं बहुत समझाऊं। तो सामाजिक, मूर्त, अमूर्त, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, थार्नडाइक, बहुकारक सिद्धांत। फिर एक सिद्धांत है समूह कारक सिद्धांत, ये दिए थर्स टन। समूह ऐसा समझो कि समूह मतलब टनों में लोग हैं, तो थर्स टन समूह कारक। ठीक, अगला है बुद्धि संरचना सिद्धांत। आगे सिद्धांत आप खुद से लगा लेना, ये दिए जेपी गिलफोर्ड। बुद्धि की संरचना बताएं जेपी गिलफोर्ड। फिर है तरल ठोस बुद्धि, ये दिए आरबी कैटल। ये कैसे याद रखोगे, कैटल जानते हो ना जिसमें पानी रखते हैं, तो पानी तरल रहता है, उसको फ्रिज में रख दोगे कैटल को तो ठोस हो जाएगा। तो तरल ठोस किस में होता है, कैटल में, आरबी कैटल।
फिर बहुबुद्धि हावर्ड गार्डनर, क्योंकि कई चीज ना आपको हो सकता है पहली बार दिखे और ये फैक्चुअल चीज है, ये सीटेट ईटेट में आ चुका है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो मैं इसलिए ना थोड़ा थोड़ा ट्रिक भी बता दे रहा हूँ कि सवाल क्या है आपको पहचानना बस तो है, आंसर याद तो करना नहीं, फिर भूल जाना आराम से। तो बहुबुद्धि हावर्ड गार्डनर, ऐसा समझो कि जो गार्डन में रहता है ना वो बहुत सारी बुद्धि, बहुत बुद्धि उसकी यूज होती है। कभी ये पत्ती तोड़ना है, फूल तोड़ना है, ये तोड़ना है, वो तोड़ना है। फिर पदानुक्रमिक सिद्धांत फिलिप बर्नन, फिलिप बर्नन जो है पदानुक्रम की बात करते हैं। फिर है त्रितंत्र सिद्धांत, ये दिए स्टेनबर्ग, त्रितंत्र स्टेनबर्ग। अब प्रमुख बुद्धि परीक्षण, ये याद अगर कर सको तो रख लेना, बस ये परीक्षण का नाम याद रख लेना। ये भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा बुद्धि परीक्षण नहीं है। तो पहला है वैयक्तिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। देखो दो चीज होता है, एक है शाब्दिक कि आप शब्द से बुद्धि परीक्षण करोगे, एक है अशाब्दिक मतलब आप बिना शब्द का यूज किए करोगे। एक है वैयक्तिक और एक है सामूहिक, एक व्यक्ति का करोगे एक समूह का करोगे। तो चार कॉम्बिनेशन बनते हैं, एक वैयक्तिक शाब्दिक, वैयक्तिक अशाब्दिक, सामूहिक शाब्दिक और सामूहिक अशाब्दिक। अब वैयक्तिक शाब्दिक दो टाइप के टेस्ट होते हैं, एक बिने साइमन टेस्ट, एक स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट। ये याद रखो कि दोनों में बिने बिने है, वैयक्तिक शाब्दिक में बिने रहता है। ठीक, नाम भी एक बार सुन लोगे ना तो हो सकता है सवाल अगर धोखे से आ गया तो पता रहे। अगला है वैयक्तिक अशाब्दिक, इसमें है पोर्टियम भूल भुलैया और वेशनर वैल्यूब वैल्यूब टेस्ट। तो भूल भुलैया और वैल्यू का टेस्ट है वैयक्तिक अशाब्दिक में। अब है सामूहिक शाब्दी बुद्धि परीक्षण। सामूहिक में ये समझ लो कि आर्मी रहती है, तो आर्मी अल्फा टेस्ट, सेमा सामान्य वर्गीकरण। सामूहिक में शाब्दिक करना है तो दोनों में आर्मी आर्मी आ जाएगा, सामूहिक हो जाएगा। ठीक, आर्मी अल्फा और सेना सामान्यकरण। अल्फा में सामूहिक शाब्दिक हो जाएगा और सामूहिक अशाब्दी में आर्मी बीटा टेस्ट हो जाएगा। मतलब अल्फा है शाब्दिक का, बीटा है अशाब्दिक का, और शिकागो अशाब्दिक। तो ये बस नाम याद रखना, परेशान मत होना, अगर नहीं पढ़े हो ना मत परेशान होना, एक बार देख लो, बाकी कोई लोड लेने का नहीं। अगली चीज है आईक्यू। अब ये आईक्यू है क्या बताओ। आईक्यू मतलब होता है इंटेलिजेंट क्वेशिएंट, नापने का कि किसकी बुद्धि कितनी है वो नापने के लिए टेस्ट आया है। तो आईक्यू के द्वारा हम बुद्धि को नापने का प्रयास करते हैं। बोलते हैं आइंस्टीन का आईक्यू बहुत था, इसका कम था, ये था वो था। तो टर्मन ने सबसे पहले तो विलियम स्टर्न जो है वो आईक्यू के द्वारा बुद्धि नापने का प्रस्ताव रखे। मतलब सबसे पहले कि यार आईक्यू टाइप की कोई चीज होना चाहिए, विलियम स्टर्न बोले। लेकिन ये जो सूत्र है आईक्यू का प्रामाणिक सूत्र बोला है टर्मन। ठीक, सूत्र क्या किया, मानसिक आयु बटे कालानुक्रमिक आयु इनटू 100। मतलब आपके दिमाग से कई लोग रहते हैं ना कि जैसे वो कौटिल्य बच्चा था, वो नहीं बड़ी बड़ी बातें करता था, मतलब मानसिक आयु उसकी हो सकता है 30 साल रहे और है भी 10 साल का, तो 30/10 गुणित 100, तो उसका आईक्यू 300%। इस टाइप का आईक्यू निकलता है। पहला बुद्धि परीक्षण 1905 में फ्रेंच भाषा में हुआ। ये इस टाइप के फैक्ट आपको पूछ सकता है कि पहला बुद्धि परीक्षण किस सन में हुआ, तो वो हुआ 1905 में। कहाँ हुआ, तो फ्रांस में हुआ, फ्रेंच भाषा में। भारत में पहला बुद्धि परीक्षण कब हुआ, 1922 में, जब चौरी चौरा कांड हुआ ना, तब भारत में पहला बुद्धि परीक्षण हुआ। तो ये आप पढ़े होगे, और ये डाटा ना थोड़ा बहुत आपको कहीं कहीं अलग अलग मिलेगा, कहीं ये 2% मिलेगा, कहीं 1 मिलेगा। तो मतलब लोड मत लेना, एक बेसिक पता रहना चाहिए कि अगर आपका आईक्यू 140 से ज़्यादा है तो आप प्रतिभाशाली बुद्धि के हो, और ऐसे दुनिया में 2% लोग होते हैं। अगर 121 से 139 है तो आप प्रखर बुद्धि के हो, ऐसे 7% होते हैं। 111 से 120 है तो तीव्र बुद्धि के हो, 16% होते हैं। 91 से 110 है तो सामान्य बुद्धि को, आधे लोग दुनिया के सामान्य बुद्धि के ही रहते हैं। फिर 81 से 90 मंद बुद्धि हो, 16%। 71 से 80 अल्प बुद्धि, 7%। इधर का पूछ सकता है कि क्षीण बुद्धि का आईक्यू क्या होगा, तो एक मोटा मोटा पता रहना चाहिए 70-80, और अगर 70 से कम है तो बिल्कुल जड़ बुद्धि है आपकी, वो 2% रहते हैं, मतलब बिल्कुल कम बुद्धि है। ठीक, एक ग्राफ भी है। ग्राफ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो जड़ बुद्धि है वो 2% है, फिर अल्प बुद्धि वाले, फिर मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि ज़्यादा होते हैं, फिर तीव्र बुद्धि, फिर प्रखर, फिर प्रतिभाशाली।
तो जो नॉर्मल लोग हैं ना वो दुनिया में ज़्यादा होते हैं, ये सब विशिष्ट लोग हैं। अब ये ना, ये भी वही फैक्ट है। आप बोलोगे भैया इतना फैक्ट क्यों बता रहे? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पता होना चाहिए। धोखे से अगर आ गया, देखो व्यापम ना ऐसे ही खोजता है कहीं ना कहीं से सवाल, तो एक बार आप देख लोगे ना तो अच्छा रहेगा। व्यक्तित्व अभी मैं पीपीटी से समझाऊंगा आपको, तो मजा आएगा। अभी तो केवल फैक्ट की बारिश कर रहा हूँ। व्यक्तित्व का सील गुण सिद्धांत दिए आल पोर्ट। ठीक, एक सील गुण वाला सिद्धांत है, वो दिए आल पोर्ट। ऐसा समझो कि जो सील गुण है, जो गुण होता है, वो जब आप सिम पोर्ट कराते हो ना, सील को सिम से याद रख लो, सिम को पोर्ट कराते हैं, सील गुण आल पोर्ट। ठीक, व्यक्तित्व का टाइप ए टाइप बी सिद्धांत कौन दिए हैं? फ्रीडमैन और रोजनमैन। मतलब दो मैन है, दोनों एक टाइप ए एक टाइप बी सिद्धांत दिए। व्यक्तित्व का कारक सिद्धांत कौन दिया है? आरबी कैटल। अभी अपन एक कैटल का पढ़े ना, वो द्रव और ठोस वाला कारक सिद्धांत भी आरबी कैटल दिए। फिर व्यक्तित्व का मनोविश्लेषण सिगमंड फ्रायड दिए, वही इड, ईगो, सुपर ईगो। अभी पढ़े ना अपन कि एक आपकी अवस्था होती है, वो बताया कि बर्फ के उसके जैसे रहता है, चेतन होता है, अर्धचेतन, अचेतन मन, तो वही सिगमंड फ्रायड है। फिर ये ना एक बार देख लो यार, आईबीटी परीक्षण एक होता है, ये हरमन रोरसा। ये अगर नहीं देखोगे तो भी मतलब लोड मत लेना, मैं इसलिए ऐसा मत बोलना कि भैया ये ले आए तो फालतू लोड हो गया हमारा, पता रहना चाहिए। एक बार देख लो। कैटल एक बार और नाम आ गया, 16 पीएफ परीक्षण, टीएटी परीक्षण मार्गन एंड मूरे, आर्मी अल्फा बीटा परीक्षण ओटिस एएस, स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण फ्रांसिस गाल्टन। ये बस अगर नहीं पता ना, एक बार देख लेना, फिर भूल जाना। अगर एग्जाम में आ गया, आपको नाम सुना सुना लग गया तो लगा देना, नहीं तो ऐसा कोई परेशान मत होना कि यार ऐसा आ गया हमसे नहीं बना। ये बस मैं मिला मेरे को तो मैं बोला बता देता हूँ यार, किसी को कोई बिल्कुल पूरा पढ़ लिया होगा उसको और चाहिए तो उसके लिए। सिल्डन एक था, वो व्यक्तित्व बताया, जो गणित में पढ़ते हैं ना हम, गोलाकार आयताकार लंबाकार, तो यही व्यक्तित्व के प्रकार हैं। अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया मैकडोनल ने। फिर अभिप्रेरणा का प्रणोद न्यूनता सिद्धांत दिया हल ने। और पदानुक्रमिक या आत्मसिद्धि सिद्धांत दिया मैस्लो ने। मैस्लो क्या बोला कि व्यक्ति की ना जो अभिप्रेरणा वो धीरे धीरे बढ़ती है। शुरू में वो अपनी फिजिकल नीड देखता है, फिर सिक्योरिटी देखता है, सुरक्षा देखता है, फिर सामाजिक आवश्यकता देखता है, फिर क्या बोलते हैं आत्मसम्मान देखता है, और उसके बाद फिर आत्मसिद्धि आत्म साक्षात्कार के पीछे भागता है। फिर स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण फ्रांसिस गाल्टन। जंग के अनुसार व्यक्तित्व के क्या प्रकार होते हैं? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। ये और खतरनाक है, मैं पीडीएफ डाल दूंगा इसीलिए बोल रहा हूँ। बुद्धि का द्विकारक या राजतंत्री सिद्धांत स्पीयरमैन। आपको बताया ना, एक स्पाइडरमैन इंसान भी है, मकड़ी भी है, तो स्पीयरमैन। बुद्धि का जी और एस कारक स्पाइडरमैन। ठीक, एक जनरल एक स्पेसिफिक। बुद्धि का त्रिकारक भी स्पीयरमैन। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत या रेत का सिद्धांत कौन दिया? थार्नडाइक। तो एक बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत है, उसी को बोलते हैं रेत का सिद्धांत। ये इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हो सकता है आपको एक आध फैक्ट भी यहाँ से मिल गया ना और आपके काम का रहा, तो हो सकता है वीडियो आपके लिए काम का हो जाएगा। मैं बस फैक्ट को ना, वो जो बोलते हैं ना बमबारी करना, वो कर रहा हूँ। आपको जितना समझ में आए ठीक है, पीडीएफ एक दो बार दिमाग के सामने से निकाल लेना, क्योंकि 10 नंबर की चीज़ है ना, कुछ बहुत कठिन कठिन पूछे और इसमें कुछ है भी नहीं ऐसा। फिर है बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत या प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत थर्स्टन। ये सब नाम देखना, ऑप्शन में ना ऐसे ही कुछ कुछ नाम रहेगा तो आप टिक कर पाओगे। पदानुक्रमिक सिद्धांत वर्ट व वर्णन। त्रिआयामी 3D सिद्धांत गिलफोर्ड। का और खा सिद्धांत हैब। तरल ठोस सिद्धांत कैटल, ठोस तरल अपन पढ़े थे ना। बहुबुद्धि गार्डनर, गार्डन। प्रथम बुद्धि परीक्षण में प्रश्नों की कितनी संख्या थी? पहला जब आईक्यू टेस्ट हुआ तो प्रश्न की संख्या थी 30। ठीक। प्रयत्न व भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक। भाषा का विकास सिद्धांत ये नोआम चोम्स्की दिए हैं। फिर ये भाषा से संबंधित है, ये आपसे नहीं पूछेगा। ठीक। आखिरी एक भूल भुलैया टेस्ट देख लेना, ये पोर्टियस। ठीक, तो ये आपको पता रहना चाहिए। ये हो गया अपना
हाँ, ये सिलेबस आपको मैं इसलिए दिखा रहा था कि आपको पता रहना चाहिए सिलेबस में क्या लिखा है। 10 अंक का है, छोटी मोटी चीज़ है नहीं। शिक्षा मनोविज्ञान, बुद्धि और व्यक्तित्व की अवधारणा, समावेशी शिक्षा, सृजनात्मक और वैयक्तिक भिन्नता, निर्देशन एवं परामर्श। तो अब हम चालू करते हैं समावेशी शिक्षा। ठीक, समावेशी शिक्षा है क्या बताओ? समावेशी शिक्षा मतलब होता है, देखो दो टाइप के बालक होते हैं, एक होते हैं विशिष्ट बालक, एक होते हैं सामान्य बालक, हमारे टाइप के। जब विशिष्ट बालक और सामान्य बालक साथ साथ एक ही कक्षा में बैठ के शिक्षा ग्रहण करते हैं तो वो कहलाती है समावेशी शिक्षा। समझ गए? देखिए, एक होते हैं सामान्य बालक जो सामान्य चीज रहते हैं, विशिष्ट मतलब ऐसा नहीं कि क्या बोलेंगे अलग हों आपसे। विशिष्ट मतलब एक तो वो हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई शारीरिक रूप से उसको कोई दिक्कत है, मानसिक रूप से थोड़ा सा दिक्कत है, सामाजिक रूप से दिक्कत है, तो वो विशिष्ट हो जाएगा। जो सामान्य नहीं है वो विशिष्ट है। विशिष्ट वो भी हो सकते हैं आपके क्लास के टॉपर जो बहुत ज़्यादा बिल्कुल वो जो टॉप 1% में होते हैं ना, वो भी विशिष्ट कहलाते हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट क्या था कि जैसे सामान्यतः इसका यूज़ होता है कि जैसे मान लो कोई दिव्यांग लोग हैं तो उनके लिए अलग स्कूल खोल दिए, है ना, ऐसा होता था। तो उससे ये माना गया कि एक तो खर्च एक्स्ट्रा हो रहा है, दूसरा ना विकास नहीं हो पाता उस बच्चे का, वो क्योंकि अलग रहता है उसके अंदर हीन भावना आ जाती है। दूसरा ये जो समाज है ना, समाज उसको ना उस नज़र से देखने लगता है, मतलब समाज के अंदर समाज में ये आने लगता है कि ये तो अलग है यार, अपने टाइप नहीं समझते, तो उससे ना समाज का सही विकास नहीं हो पाता। तो विशिष्ट बालक कौन है? तो वही है समावेशी शिक्षा, मतलब दोनों को साथ साथ बैठाओ, अच्छे से पढ़ाओ। हम लोग के साथ भी ऐसे बहुत सारे दोस्त थे जो मतलब विशिष्ट बालक थे, और वो ना साथ में पढ़े, साथ में हंसते थे, खेलते थे, चिढ़ते थे, चिढ़ाते थे। वो आज हम लोग से ज़्यादा अच्छे पोस्ट में है, अच्छे पद में है, क्योंकि साथ साथ पढ़े, कोई हीन भावना नहीं आई, अभी भी नहीं है, अभी भी साथ में चलते हैं। तो वो होना चाहिए साथ में, ये इसका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। विशिष्ट बालक मतलब शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सामवेगिक, व्यवहारिक रूप से सामान्य बच्चों से जो भी अलग है वो विशिष्ट है। अब आप पहचान कैसे करोगे कोई कोई विशिष्ट है? तो ये तो सामान्य चीज है ना, कैसे जानोगे कि ये विशिष्ट है? एक तो निरीक्षण कर सकते हो, ठीक, कि आप देखे यार, देख के समझ में आ गया। दूसरा मानसिक परीक्षण, अभी जो हम लोग आईक्यू की बात कर रहे थे उससे देख सकते हैं। तीसरा अवलोकन कर सकते हैं व्यवहार का, उससे भी समझ में नहीं आया। जैसे मान लीजिए गाँव में ना कई लोग के कान में दिक्कत रहती है, सुन नहीं पाते, जब चिकित्सीय परीक्षण होता है तो पता चलता है, यह साक्षात्कार से हम समझ पाते हैं कि अच्छा ये सामान्य बच्चा है कि विशिष्ट बच्चा है। ठीक, तो इस तरीके से आप उनकी पहचान कर सकते हो। समझ गए? मतलब सामान्य चीज है, पहली चीज तो है कि आप पहचानो ना कि ये विशिष्ट है। फिर विशिष्ट बच्चों का क्या मेन है, दो तीन चीज होना चाहिए। एक होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मान लीजिए किसी को पैर में दिक्कत है तो वहाँ रैंप होगा उस स्कूल में, तभी तो वो जा पाएगा, नहीं तो उसको दिक्कत होगी। किसी को आंख में दिक्कत है तो वहाँ ब्रेल वाला प्रिंटर होगा, तब तो वो पढ़ पाएगा। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर हो। दूसरा टीचर संवेदनशील हो, मतलब टीचर उनको ना अच्छे से पढ़ाए, उनको अच्छे से ध्यान दे, वो उसके अंदर वो ट्रेनिंग हो। और तीसरा जो वो रहते हैं ना काउंसलर टाइप के लोग, वो वहाँ आते जाते रहें, वो समझाते रहें कि अच्छा इसमें ये है, इसमें वो है करके। क्या है इसका प्रोसेस, क्या है? एक तो समान वातावरण देना। अब आप समझ गए होगे, मेरे को लग रहा है कि समावेशी शिक्षा ये कि साथ में पढ़ाना, सभी बालक साथ में पढ़ें और एक ही जगह पढ़े। मतलब ऐसा मत हो कि उनके लिए आवासीय स्कूल बना दिए, वो अलग रहते हैं, अलग खाते हैं, अलग टाइप से रहते हैं, वो मत हो। दोनों साथ में मिल के रहें, सामान्य बच्चे और विशिष्ट बच्चे, और सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा लें। उद्देश्य क्या है कि एक तो उनके अंदर आत्मनिर्भरता आएगी, वो सामाजिक सांस्कृतिक रूप से मुख्य धारा के साथ जुड़ेंगे। अभी क्या है कि मुख्य धारा से अलग हो जाते हैं, उनके अंदर आत्मविश्वास आएगा, आत्मसम्मान आएगा, उनकी हम असमर्थता पता करेंगे, अच्छा ये दिक्कत है, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। मान लो किसी की आंख में दिक्कत है, कान में दिक्कत है, तो इलाज करेंगे, उनका आकलन सही होगा। और भ्रांतियां जो है ना समाज में कि यार ये तो अलग हैं, ये तो ऐसे रहते हैं, वैसे रहते हैं, वो अलग होंगी। अब हमको ये लगता है ना कि हमारे जैसे हैं यार, बस ये तो हो गया। मेन उद्देश्य है कि एक साथ शिक्षा सभी को हो, जिससे दोनों एक दूसरे को जाने, दोनों समझे कि हम दोनों नॉर्मल है, नेचुरल है। जरूरत क्यों है इसकी? एक तो समानता है, हीन भावना ना आए, एकीकरण आए देश में, और खर्च कम लगे, क्योंकि अलग से स्कूल आप बनाओगे तो खर्च तो ज़्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा?
और शिक्षकों की जो अभिवृत्ति है ना उसमें बदलाव भी जरूरी है। जो मैं बोल रहा था ना कि शिक्षक अगर उसको बोझ मानेंगे तो फिर दिक्कत है ना। आपको प्रशिक्षित शिक्षक चाहिए, संरचना चाहिए, आधारभूत ढांचा,